जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, ये जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए है। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उनके लिए है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम का वायरल मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए, हिंदी का है हमारा पेपर, ठीक है ना। हिंदी का हमारा मॉडल पेपर है। देखिए ऐसा ही आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 801 HD कोड का हमारा देखिए पेपर है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूर्णांक हमारा जो रहता है वो हमारा पूर्णांक 70 का रहता है। पूर्णांक हमारा 70 का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को भरना होगा, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम लिखा है आप लोगों को। यहाँ पे पेपर में आप लोगों को नाम भी लिखना होगा, ठीक है ना। ये हमारा पेपर का कोड होता है, ठीक है ना। तो ये करना होगा आप लोगों को। समय जो रहता है हमारा, देखिए 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। नोट में देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, मतलब 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, देखिए तो जो 15 मिनट आप लोगों को होते हैं वो आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित समय होते हैं, ठीक ना। आप लोगों को 15 मिनट में आप लोगों को पेपर पढ़ना होता है, उसके बाद आप लोगों को करना होता है, तो ठीक है ना। निर्देशांक में देखिए क्या लिखा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं, आप लोगों को सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड में, यह प्रश्न दो खंड में विभाजित, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, ठीक ना। जिसमें खंड आ में देखिए क्या है, 20 प्रश्न बहुविकल्पी के हैं, ठीक ना। 20 बहुविकल्पी होंगे खंड आ में। और उसके बाद खंड बा में हो गए आप लोगों को, देखिए खंड बा में हो गए आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न, जिनको आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें देर ना करते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, देखिए बालकृष्ण भट्ट या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन जाने जाते हैं, देखिए तो इनमें से हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ये जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र पूछा है ना। रेखा चित्र कौन है, देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित जिंदगी मुस्कुराई या फिर अतीत के चलचित्र या फिर गांव की सांझ या फिर बजे पायलिया के घुंघरू। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, देखिए अतीत के चलचित्र, ये हमारा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, ठीक ना। अतीत के चलचित्र, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, कोणार्क के रचनाकार है। कोणार्क के रचनाकार कौन है, देखिए हमारे जगदीश माथुर या फिर राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, देखिए तो इसमें हो जाएंगे जगदीश माथुर। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, देखिए हमारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, 4 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए चलो चांद पर चलें, ये रचनाकार है, मतलब इनके रचनाकार कौन है, इनके लेखक कौन है, ठीक है ना। धर्मवीर भारती या फिर जयप्रकाश भारती या फिर अज्ञेय या फिर मोहन राकेश। तो कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे चलो चांद पर चलें, ये किसने लिखा है, देखिए इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। तो ये जयप्रकाश भारती का है, ठीक है ना। ये किसका है, जयप्रकाश भारती जी का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश भारती जी का है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा है, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रचना की विधा है। इसमें विधा पूछा गया है, तो आप लोगों को विधा बताना है। ये कहानी विधा की है या फिर उपन्यास है या फिर एकांकी है या फिर रिपोर्टाज है। तो ये कौन सी विधा की रचना है, देखिए ये रिपोर्टाज है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्टाज है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न में, केशव दास, केशव दास किस काल के कवि हैं। केशव दास किस काल के कवि पूछा गया है, तो आदिकाल के हैं या फिर रीतिकाल या फिर भक्ति काल या फिर आधुनिक काल के। तो ये किस काल के कवि हैं, देखिए तो ये हमारे हो जाएंगे, देखिए रीतिकाल के। किस काल के, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। केशव दास किस काल के कवि हैं, केशव दास, केशव दास हमारे रीतिकाल के हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे, देखिए। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हमारा जाता है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है, देखिए मिथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सूरदास। तो कौन हो जाएंगे हमारे, देखिए यहाँ पे तो इसमें हमारे हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त।
ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए इधर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग की समय अवधि है, भारतेंदु युग की समय अवधि पूछा गया है, तो कब है? 1900 से 1928 तक, या फिर सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर सन 1919 से 1936 तक, या फिर सन 1800 से 1826 तक। तो ये कब तक है? देखिए ये है 1868 तक। कब है? 1868 तक बताया गया है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सन 1868 से 1900 तक, ये है, ठीक ना। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है 9 नंबर प्रश्न हमारा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। नहीं पूछा गया यहाँ पर, देखिए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, कि कौन सी नहीं है, ठीक है। ग्राम्या है, या फिर स्वर्णधूलि, या फिर कामायनी, या फिर युगांत। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए तो इसमें से हो जाएंगे हमारे, देखिए कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है शायद, है ना, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की है ये कामायनी, ठीक है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी, देखिए। उसके बाद देखिए 10 नंबर आ जाता है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? देखिए यहाँ पे बिहारी लाल, पद्माकर, या फिर केशव दास, या फिर घनानंद। तो कौन हो जाएंगे? देखिए तो इसमें हो जाएंगे हमारे घनानंद, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक ना, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए 11 नंबर, हा रघुनंदन में, हा रघुनंदन प्रेम परीते। इसमें ये क्या है? देखिए तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो इसमें कौन सा रस पूछा गया है? इसमें देखिए करुण रस है, ठीक है ना। कौन सा रस है? करुण रस है, वीर रस नहीं। यहाँ पे वीरता का प्रभाव होगा, वहां पे वीर रस होगा। हास्य रस जहाँ पे हंसने की बात हो, ठीक है ना, वहां पे हास्य रस होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ज्यों आँखिनु सब देखे आँख न देखी जाहि। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा गया है, उपमा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में पूछा गया है ना, 13-11, या फिर 11-13, या फिर 11-11 मात्राएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है 14 नंबर प्रश्न, देखिए सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, सु, या फिर सा, या फिर सुग, या फिर गम। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सु होगा, ठीक है ना, उपसर्ग हमारा सु होगा, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास पूछा गया है, रत्न नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? देखिए इसमें तो इसमें हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर आ जाता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है, इसमें भी देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भू नहीं है, या फिर धरा, या फिर वसुधा, या फिर प्रसून। तो इसमें प्रसून जो है ये नहीं है, ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि धरा भी पृथ्वी को बोलते हैं, भू भी बोल सकते हैं, वसुधा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रसून वाला करेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन। त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा हमारा? देखिए त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति एक वचन, या तो फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन। तो कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यानी कि ये वाला द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक ना, ये सही हो जाएगा।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारा जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4 या फिर 8 या फिर 2 या फिर 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? हमारे 8 भेद हैं, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 भेद हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? देखिए, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर कर्ता की या फिर कर्म की? किसकी होती है? देखिए, कर्म की होती है। कर्म वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। विकारी पद या फिर अविकारी पद या फिर प्रत्यय या फिर अव्यय। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाला छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। कमेंट करके आप लोग बताइए इसको, ये इसमें कौन सा हमारा सही होगा, ठीक है ना। सब लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा आ जाता है, देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। खंड ब यानी कि ये 50 अंक का हमारा होगा, ठीक है ना। 50 अंक का हमारा वर्णात्मक प्रश्न होंगे और 20 अंक का हम लोगों MCQ कर चुके, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा 6 अंक का आता है। हमारा कितने अंक का? 6 अंक का आएगा और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये हमारे 6 अंक का होंगे और तीन क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ हमारा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी पढ़ते चलिए, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य का वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ये पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है और इसको पहचानना है, ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। ये किस पाठ से लिया गया है? देखिए, आप लोगों को पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। आप लोगों को 2 अंक का ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे हमारे। तो आप लोगों को पहचानना है ये किस पाठ का है। देखिए मैं बता दूं, देखिए ये हमारा क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं से ये पाठ का नाम है। इसके अब इसके आप लोगों लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आप लोगों को, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। लेखक ने वर्तमान काल के सुधारों को काल क्यों कहा गया है, मतलब क्यों कहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ से देखिए वर्तमान, जहाँ से आप लोगों को पढ़ना है पैराग्राफ से ढूंढ कर इसी में से आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। 2 अंक आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक ना। अगर अथवा में करना चाहते हो तो ये वाला पैराग्राफ आप लोग कर लेना। देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए इसको करते हैं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलम से। जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है
कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये पैराग्राफ आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये पाठ है, इसका है हमारी ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ठीक है ना, किस पाठ से लिया गया है? ईर्षा सा तू न गई मेरे मन से। मेरे मन से, ठीक ना, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और इसके लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक कौन है हमारे, देखिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। इसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। व्याख्या आप लोगों को कर लेना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों को, इसको कर लेना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है, दोनों में से एक आप लोगों को करना है, या जिसको करना चाहते हैं आप लोग कर लेना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला हमारा आ जाता है, देखिए दूसरा आ जाता है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है, ठीक ना। तो आप लोगों को एक पद्य से इसको भी करना है, ठीक ना। तो देखिए, मैया हूँ ना चराई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों मेरे पाए पिराए, ज्यों न पत्याही पूछी बलदाहूँ अपनी सौं दिवाही, या सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत सी रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरी अति बालक मारत तहीं रिंघाई। ये किस पाठ से लिया गया है? सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये देखिए पद है, हमारा पद है, ये सूरदास जी का है ना, सूरदास जी का ये पद है, ठीक है ना, सूरदास जी का ये पद है। तो ये संदर्भ में आप लोगों को लिख देना है, पद से लिया गया है और ये सूरदास जी का है, ठीक है ना। इसके कवि कौन है? कवि इसके सूरदास जी हैं, ठीक है। संदर्भ आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन है आप लोगों को, इसको कर देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। 6 अंक का ये भी आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए अथवा वाला करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये हमारे देखिए पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। मुझे तोड़ लेना माली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लोगों को लिखेंगे तो 2 अंक आप लोगों को मिलेगा। ये किस लिए गया? देखिए पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा का है, ठीक है ना, पुष्प की अभिलाषा का है। देखिए और इसके कवि कौन है? देखिए माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी इसके कवि हैं, ठीक है ना। इसके कवि कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए 2 क्वेश्चन और होंगे। देखिए इधर आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा और एक क्वेश्चन और होगा, इसको भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में आप लोगों को अनुवाद करना है। तो इसको आप लोगों को 5 अंक का ये भी आता है, ठीक ना। इसको आप लोगों को कर लेना है, इसको करना चाहते तो इसको कर लीजिए, अथवा वाला करना चाहते तो आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौथा महाराज, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब संदर्भ सहित आप लोगों को अनुवाद इसका भी करना है। देखिए 2 श्लोक होंगे, आप लोगों को किसी एक का करना है, ठीक है। अथवा में करना चाहते तो इसको कर लीजिए या तो फिर इसको कर लीजिए। ये भी हमारा 5 अंक का आता है, ठीक है ना। तो जिसको भी आप लोगों को करना है तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए देखिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए अगला आ जाता है, देखिए हमारा 5वां है प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 अंक का हमारा आता है। कितने अंक का? 3 अंक का आता है। आप लोगों को किसको अपने सर से पूछ लेना है, ठीक है ना। अपने हिंदी वाले सर से पूछ लेना है कि आपके स्टेज से कौन सा लगता है, ठीक है ना। आप लोगों को उसी को तैयार कर लेना है।
उसके बाद देखिए हमारा अगला आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है, देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 6 का नंबर है हमारा, ठीक है ना। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय हमारा देखिए ये 5 अंक का आता है। कितने अंक का? 5 अंक का आता है। 3 अंक आप लोगों को जीवन परिचय का और 2 अंक इनकी रचनाओं का, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो आप लोगों को किसी एक का तैयार करना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए ख नंबर है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है आप लोगों को। ये भी हमारा 5 अंक का आएगा। आप लोगों को किसी एक का तैयार करना है, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल या फिर केदारनाथ सिंह, किसी एक का तैयार करना है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर तैयार कर लीजिए, ठीक ना। वीडियो देख लीजिए, एकदम आसान भाषा में बताया गया है, देखिए। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोगों को संस्कृत का एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो, ठीक है। जैसे दो दो श्लोक उधर आए हैं, आप लोगों को 3 श्लोक याद कर लेंगे और 2 श्लोक आएगा, जैसे मिल भी जाएगा तो एक आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। 2 अंक का आएगा, ठीक है ना। 2 अंक का श्लोक हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद 8वां प्रश्न हमारा आ जाता है, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 4 अंक का आएगा हमारा। पत्र लिखना है, लेटर लिखना है आप लोगों को, 4 अंक का ये आएगा, ठीक है ना। अथवा में करना चाहते तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप वाला, ठीक है ना। तो आप लोगों को उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, आप लोग तैयार कर लीजिए, देखिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए आ जाता है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये हमारा आता है, देखिए 7 अंक का है। 7 अंक का आता है, ठीक है ना। 7 अंक का आता है, जो कि 7 अंक बहुत बड़ा अंक होता है। आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है ना। तैयार कर लेना है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट या फिर छात्र तथा अनुशासन या फिर किसी एक त्योहार का वर्णन या फिर नई शिक्षा नीति, किसी एक का आप लोगों को तैयार कर लेना है। निबंध लिखने का ट्रिक आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग उसी हिसाब से आप लोग निबंध लिखेंगे तो पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।